हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉलिड स्टेट यूनिट के लेक्चर नंबर 5 में क्रिस्टल का जो क्लासिफिकेशन सॉलिड्स के लिए कर रहे थे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए, उसमें थर्ड कैटेगरी को स्टार्ट करेंगे और यहां पर हम लोग स्टडी करेंगे मेटेलिक सॉलिड्स का, जिन्हें धात्विक ठोस कहते हैं। सबसे पहले डिस्कस करें मेटेलिक सॉलिड टर्म के लिए मेटल्स का, क्योंकि जब हम बात करते हैं ना धात्विक ठोस, तो इनका रिलेशन ही है मेटल्स से, धातुओं से। व्हाट आर मेटल्स? एग्जांपल में सपोज दैट एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड एक्सेट्रा मेटल्स। तो मेटल्स के लिए डिफाइन करें अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। फर्स्ट वी सेज दैट एन एलिमेंट्स who have the capacity of excretion of electrons, then they have metallic natures. And elements have the capacity for the formation of their ions, positive ions, cations are known as also metals. एग्जाम्पल ले लें, यहां एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन करें Al13 के लिए 2, 8 and 3 K, L और M। देख पाते हैं लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस है और अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल ये अपने लास्ट के 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर एक्सीड करा दे, डोनेट कर दे किसी अदर एलिमेंट्स को, तो इसका ये फाइनल लास्ट ऑर्बिटल फिनिश होगा और यहाँ देन L में 8 हो जाएंगे, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और ये स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। इलेक्ट्रॉनों के डोनेशन से ये ट्रिपल पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करेगा, Al3 प्लस आयन बनाएगा। तो दो बातें हुई यहां से। एक तो पहली परिभाषा कि वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रवृत्ति है, वे मेटल्स हैं, मेटेलिक नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। और वे जिनमें धनायन बनाने की क्षमता पाई जाती है, पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन की कैपेसिटी पाई जाती है, उन्हें भी मेटल्स कहते हैं। और उनकी स्टेट अगर फिजिकल स्टेट में चलें तो वास्तव में अगर फिजिकल स्टेट में जाएं तो ये जितने भी एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं ये फुल्ली सॉलिड्स हैं, सो दे आर नोन एज मेटेलिक सॉलिड्स। इसी तरह से हम आयरन के लिए कर सकते हैं, कॉपर के लिए भी कर सकते हैं, सिल्वर और गोल्ड के लिए भी कर सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ इनका नेचर जानते हैं कि वास्तव में है क्या। अगर हम यहाँ Al का एटॉमिक मॉडल्स ड्रॉ करें, परमाणु आरेख बनाएं, मिड पार्ट इज नोन एज न्यूक्लियस एंड 3 ऑर्बिटल्स K, L and M। तो इसकी ये स्थिति यहां पर रिप्रेजेंट की जाएगी K, L और M। इलेक्ट्रॉन्स का पोजीशन K में 2 है, L में 8 हो जाएगा, एंड M में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो एक्सक्रीशन जो इलेक्ट्रॉन्स का है वो इन 3 इलेक्ट्रॉन्स का होगा। यहां से सो वी सेज दैट इलेक्ट्रॉन्स आर फुल्ली फ्री इन क्लाउड रीजन, इलेक्ट्रॉन क्लाउड रीजन, आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन सी। इलेक्ट्रॉनों का समुद्र या इलेक्ट्रॉनों का मेघ हम इसे कह सकते हैं। Discuss about its basic properties. Metals are orderly collection of positive ions surrounded by and held together by a sea of free electrons. जैसा मैंने यहाँ Als के लिए दिखाया कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये होंगे और इनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है उसे ही इलेक्ट्रॉन सी के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, these electrons are mobile and are evenly spread out throughout the crystal. So next property is each metal atom contributes 1 or more electrons towards this sea of mobile electrons.
These free and mobile electrons are responsible for high electrical and thermal conductivity of metals. You know that a special point for its base of their electrons. Suppose that we configure iron Fe 26. Configure करें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 and 3d6. कॉन्फ़िगरेशन में हम देख रहे हैं कि लास्ट के जो सबसेल हैं 4s2 एंड 3d6, तो d6 इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस है यहां. इन द केस ऑफ देयर फॉर्मेशन ऑफ Fe ion, it have capacity for the excretion of electrons in two criteria. Make Fe2 plus and make Fe3 plus. In case of Fe2 plus, it exceeded 2 electrons in their 4s subset because the energy standard of 4s is low in the comparison of 3d. अगर Fe2 प्लस आयन की बात करें तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन 4s उपकोष से एक्सीड करेगा, क्योंकि दोनों की तुलना की जाए n+l रूल के अकॉर्डिंग तो यहाँ 4s का जो एनर्जी स्टैंडर्ड है वो 3d की तुलना में कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे. और जब 3 ट्रिपल पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन करेगा तो एक अगला इलेक्ट्रॉन यहाँ d6 की जगह से एक्सीड करेगा जो कि 3d5 में कन्वर्ट हो जाएगा. देन फाइनली जो स्थिति है आपकी वो इस तरह इलेक्ट्रॉन्स की होगी 1, 2, 3, 4 एंड 5. और यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम रिप्रेजेंट कराएंगे अकॉर्डिंग टू हुम्स लॉ. तो अब हम यहाँ देख पाते हैं कि जब इसे 6 के केस में दिखाते हैं तो छठवां इलेक्ट्रॉन इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फुलफिल करेगा, तो वहां पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बट यहां पर 3 प्लस आयन फॉर्मेशन कैपेसिटी के लिए यहां 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो अनपेयर्ड होंगे, अनशेयर्ड होंगे. तो यहां आयनों के निर्माण की प्रक्रिया उसके इलेक्ट्रॉनों के एक्सक्रीशन पर डिपेंड है. जो भी एलिमेंट्स है जो मेटल्स के फॉर्म में है और जिस प्रकार से वह इलेक्ट्रॉनों का एक्सक्रीशन करेगा उसी प्रकार वह अपने आयनों के निर्माण की क्षमता भी प्रदर्शित करेगा. तो मेटेलिक सॉलिड्स के लिए सारे केसों को ध्यान में रखते हुए हम इनके कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिनको इस प्रकार से पढ़ सकते हैं कि इस प्रकार के जो सॉलिड्स हैं उनमें अवयवी कणों के रूप में धनावेशित धात्विक आयन होते हैं यानी कैटायन की प्रेजेंस रहती है, और मेटेलिक बॉन्ड्स यानी धात्विक बंधों के द्वारा ये आपस में कंजुगेट होते हैं, बंधे रहते हैं. और इस आबंधन में धात्विक आयन गतिशील मुक्त इलेक्ट्रॉन्स मंडल या इलेक्ट्रॉनिक समुद्र, इलेक्ट्रॉनिक सी या इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कह सकते हैं इसे, जैसा मैंने अभी स्ट्रक्चर में दिखाया आपको, या मेघ में तैरते रहते हैं. ये इलेक्ट्रॉन जालक में स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सकते हैं, और एग्जाम्पल मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही लिए हैं कि एल्यूमिनियम है, आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है और सिल्वर है. ये बेस्ट आपके मेटेलिक सॉलिड्स के एग्जाम्पल्स हैं. तो आइए चलते हैं फटाफट वन शॉट में से बूस्ट करेंगे और सारे नेचर्स को एक टेबल के माध्यम से समझ लेंगे. टाइप्स ऑफ सॉलिड, तो मेटेलिक सॉलिड पढ़ रहे हैं हम लोग. इसका कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? पॉजिटिव आयंस, जैसा मैंने आपको दिखाया अभी, ये सारे आयंस Al ट्रिपल पॉजिटिव, Fe2 प्लस एंड 3 प्लस, Cu सिंगल प्लस एंड डबल प्लस एंड ट्रिपल प्लस, इसी तरह से बाकी के आयंस. तो ये पॉजिटिव आयंस हैं इन अ सी ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स. बॉन्डिंग कैसा करेंगे? तो मेटेलिक बॉन्डिंग करेंगे, आयंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग्स को भी रिप्रेजेंट करेंगे. एग्जांपल्स मैंने सारे आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं. फिजिकल नेचर क्या है इनका, बहुत ही जरूरी है. हार्ड है, चूंकि हमने कहा ना सॉलिड के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, तो हार्ड है बट मेलेबल एंड डक्टाइल इन देयर फिजिकल नेचर. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, good conductor of electricity. You know that aluminium is the best metal who used in electricity sector. आज एल्यूमिनियम का वर्तमान में पूरे विश्व में सर्वाधिक उपयोग किया जाता है. और साथ में कॉपर, चूंकि कॉपर की जो प्रेजेंस है वह कम है
इसलिए एल्यूमिनियम की प्रेजेंस के आधार पर इसका सर्वाधिक उपयोग है। तो कंडक्टर्स इन सॉलिड स्टेट वेल एज इन मोल्टेन स्टेट। एंड एमपी की बात करें यहां मेल्टिंग पॉइंट्स की, तो मेटल्स हैं, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, इसलिए फेयरली हाई इनका जो मेल्टिंग पॉइंट्स है वह बहुत ही उच्च होता है। बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन के लास्ट सेगमेंट्स की ओर, और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का लास्ट टाइप है आपका कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। इन्हें सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस कहते हैं। प्रॉपर्टी से हम जान पाते हैं कि सॉलिड्स हैं, सो फिजिकल स्टेट इनका कंप्लीट है यहां से। और बात आती है कोवेलेंट कंडीशन की। सहसंयोजक क्या हैं जानते हैं, इट इज इन द कैटेगरी ऑफ बॉन्ड in case of single bond, in case of double bond, in case of triple bond. Criteria belong the condition of covalent. सहसंयोजक बंधों के निर्माण प्रक्रिया में चलें तो हमें एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध यानी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के क्राइटेरिया मिल पाते हैं। यहाँ जो सॉलिड्स के एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग, उनमें इस तरह के बॉन्ड की प्रेजेंस है। तो आइए सबसे पहले एग्जांपल्स ले लें और इसके बाद समझ लेते हैं कि क्या क्या प्रमुख लक्षण होते हैं और कैसे ये इस नेटवर्क सॉलिड्स के रूप में जाने जाते हैं। जब एग्जांपल्स में चले हैं तो बेस्ट एग्जांपल्स है आपका डायमंड एंड ग्रेफाइट। बोथ आर द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के अपरूपों का अगर स्टडी किया जाए तो उसमें से हमें डायमंड यानी हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप के रूप में प्राप्त होते हैं। और बोथ आर बिलोंग द कंडीशन ऑफ नेटवर्क सॉलिड्स। यहाँ जो कार्बन है वे सेंट्रलाइज्ड होकर के इस प्रकार से कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं कि एक नेटवर्क सॉलिड के रूप में स्ट्रक्चर को बिल्ड करते हैं। जैसे हम लोगों ने काइनेटिक थीसिस मॉडल में पढ़ा था सॉलिड स्टेट्स के लिए कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जितने नियरेस्ट होंगे उनकी सॉलिडिटी उतनी स्ट्रांग होगी, बिकॉज अट्रैक्शन फोर्स वैल्यू इज मोर देन हायर। जितनी वैल्यू हायर होगी उनकी सॉलिडिटी उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ डायमंड है और हीरा जिसे कहते हैं बेसिकली, और उसका रीजन यही है कि जो इसका कार्बन कार्बन फ्यूजन है वह अट्रैक्शन फोर्स इतना हायर है कि इंट्रामोलिकुलर स्पेस वैल्यू वेरी लोवेस्ट है, इस वजह से इनकी सॉलिडिटी स्ट्रांग है। ग्रेफाइट इसी का प्रूफ है। क्वार्टेज जिसे सिलिका कहते हैं, फार्मूला SiO2 होगा। सिलिकॉन का ही एक कंपाउंड है कार्बन सिलिकॉन कार्बाइड SiC। इसको आप लोग स्टडी करेंगे प्रॉपरली पी ब्लॉक यूनिट में जब चलेंगे। और एल्यूमिनियम नाइट्राइड AlN इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट सॉलिड्स आर आल्सो नोन एज नेटवर्क सॉलिड। सो वी डिस्कस अबाउट इट्स प्रॉपर्टी। अ वाइड वैरायटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऑफ नॉन मेटल्स result from the formation of covalent bonds between adjacent atoms throughout the crystal. They are also called Gantt molecules. In the case of covalent or network solid, covalent bonds are strong and directional in the nature. Therefore, atoms are held very strongly at their positions, and they are hard and brittle, also called soft. Finally, we says that they have extremely higher melting points. तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड्स के फाइनली अगर प्रॉपरली स्ट्रक्चर्स को चेक किया जाए तो इनमें कोवेलेंट बॉन्ड की प्रेजेंस होने के कारण इन्हें गेंट मॉलिक्यूल्स कहते हैं। विशाल काय संरचना के रूप में इन्हें देखा जाता है। और उसका रीजन क्या है? रीजन है क्योंकि जैसे एग्जांपल लिया हमने डायमंड का, जो कि कार्बन का ही अपरूप है, और कार्बन की वैलेंसीज में जाएं तो कार्बन की जो संयोजकताएं हैं, जो वैलेंसीज हैं, वे या तो सिंगल बॉन्ड से सैचुरेटेड होती हैं या कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड के साथ सैचुरेटेड होती हैं।
और या थर्ड केस में कार्बन और कार्बन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड के साथ सैचुरेटेड होती हैं। तो ये 3 क्राइटेरिया ऐसे हैं जिनके साथ में ये कंजुगेट होकर के आपस में एक सॉलिड नेटवर्क का फॉर्मेशन करते हैं और विशालकाय मॉलिक्यूल्स का, विशालकाय अणु का निर्माण करते हैं, जिसे गिल्ट मॉलिक्यूल्स के रूप में जानते हैं। और एग्जांपल्स मैंने लिए आपके लिए, डायमंड है, ग्रेफाइट है, ये बेस्ट एग्जांपल्स हैं जो कि नेटवर्क सॉलिड्स के रूप में जाने जाते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड की प्रेजेंस के कारण ही इन्हें कोवेलेंट सॉलिड भी कहते हैं। चलते हैं एक टेबल में और टेबल के माध्यम से फटाफट इनके प्रॉपर्टीज को बूस्ट कर लेते हैं। तो चलते हैं टेबल में, समझ लेते हैं इनके मेन पॉइंट्स को। सबसे पहले कैटेगरी ऑफ सॉलिड्स, तो इसे कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड कहते हैं। इनका कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है? एटम्स हैं, और स्पेशली कहें नॉन मेटेलिक एटम्स हैं। देन बॉन्डिंग केस में जाएं तो कोवेलेंट बॉन्ड्स की प्रेजेंस है, जैसा मैंने दिखाया आपको, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन बेसिक है, ये बैलेंस में आते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। एग्जांपल्स क्राइटेरिया में चले तो SiO2 क्वार्टज है, सिलिकॉन कार्बाइड SiC है। कार्बन के अपरूप में चले तो डायमंड है बेस्ट एग्जांपल इसका, और कार्बन का ही एक एलोट्रॉप्स है, अपरूप है ग्रेफाइट, और जबकि एल्यूमिनियम नाइट्राइड इज द बेस्ट एग्जांपल ALE। फिजिकल स्टेट में चलें तो ये हार्ड हैं और सॉफ्ट हैं, जैसे ग्रेफाइट का एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, तो ये ब्रिटल है या सॉफ्ट है। इलेक्ट्रोनेचर में चलें, इलेक्ट्रोकंडक्टिविटी में चलें तो ऑल आर बेस्ट इंसुलेटर्स, बट इन द केस ऑफ ग्रेफाइट, अगर यहां हम तुलना करें ग्रेफाइट से, तो ग्रेफाइट थोड़ा डिफरेंट नेचर प्रदर्शित करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर एग्जामिनेशन, बहुत पूछा गया ग्रेफाइट के लिए, तो यहां पर ये इसका एक्सेप्शन है एक तरह से कि यह ग्रेफाइट सेलों में एज अ इलेक्ट्रोड के रूप में भी यूज करते हैं, इसलिए कंडक्टर फॉर्म में ये अपना नेचर रिप्रेजेंट करता है, जबकि बाकी के एज अ इंसुलेटर। यहाँ पर इनका जो मेल्टिंग पॉइंट्स है वो वेरी हाई होता है, जबकि जो ग्रेफाइट है बाकी की तुलना में थोड़ा सा कुछ लो MP का होता है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास से हम लोगों ने सॉलिड स्टेट के लिए क्लासिफिकेशन सेक्शन को कंप्लीट किया है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस यूनिट के सेक्शन B को स्टार्ट करेंगे, जो कि मोर देन इंटरेस्टिंग होगा, और यहां से चैप्टर एक नए टर्न की तरफ होगा।